नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ दिए गए आरोपों से वेस्ट में सिख चरमपंथियों को बढ़ावा मिला है? ये है आज का सवाल और इसी सवाल के पेज हम आज खोलेंगे हमारे इस साप्ताहिक शो में जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी। स्वागत है आपका प्रवीण। थैंक यू अपूर्वा। चलिए प्रवीण, सबसे पहले हर एपिसोड की तरह अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बता पाएं कि ये आरोप क्या है और इसकी वजह से क्यों वेस्ट में और भारत में उथल पुथल मची हुई है। आई एम श्योर इस सवाल का जवाब अपूर्वा चाहे हमारे रीडर और व्यूअर ना भी जानना चाहते तो इससे बच नहीं सकते थे पिछले हफ्ते से। जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर जो एक सिख कट्टरवादी थे कनाडा में, वो मारे गए। और पिछले कुछ ही दिनों में जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत के शायद खुफिया एजेंसी, जबकि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कि भारत के खुफिया एजेंसी ने इनको शायद मारा। इसके कोई सबूत पेश नहीं हुए, लेकिन इस पे बहुत शोर मच गया है। ये भी बात निकली है कि फाइव आइज अलायंस, 5 इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी यानी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो इनका अलायंस है, कि ये इंटेलिजेंस किसी फाइव आइज मेंबर ने जनरेट किया। इशारा अमेरिका की तरफ ही है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। अब शोर बहुत मच गया है। सबसे इसमें अहम बात मेरे ख्याल से भारत के नज़ारे से, बाकी बात जियोपॉलिटिक्स की, अलायंसेस की, यूएस की, डिप्लोमेसी की अपनी जगह है, लेकिन ये है कि कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में कट्टरपंथी सिख जो हैं उनने काफ़ी बड़े जुलूस निकाले हैं। भारत की बहुत बुराई उन जुलूसों में की गई है जी। और ये एक शक है कि शायद आने वाले दिनों में खालिस्तान मूवमेंट जो लग रहा था कि ख़त्म हो रहा है वेस्ट में जी। सिर्फ एक समाज का हिस्सा उसे सपोर्ट कर रहा था, सिखों में भी कोई मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था, कि शायद उस मुद्दे को दोबारा एक जान मिल गई है जो कुछ पिछले सालों में नहीं रही है। अगर ये ऐसे हो रहा है तो उसका पंजाब में भी असर आगे रह सकता है। डेफिनेटली भारत के डायस्पोरा में कट्टरपन पैदा हो सकता है और ये बहुत ही सीरियस मामला रहेगा जी। तो इस पे मेरे ख्याल से बहुत क्लोजली नज़र रखना पड़ेगा कि किस तरफ हवा चल रही है जी। प्रवीण, आपने जुलूसों की बात की, डायस्पोरा की बात की। हमारा पहला सवाल है कि अगर सिख कट्टरपंथी जुलूसों में देखो तो 1984 के दिल्ली के दंगों पे और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बहुत नाराज़गी है प्रवासी सिखों के बीच, डायस्पोरा के बीच। बोल रहे हैं कि जब भारत में ये जख्म काफ़ी हद तक भर गए हैं तो डायस्पोरा में ये मुद्दे अब भी उजागर क्यों हैं? बट अपूर्व, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। एक इसका हिस्सा तो ये होगा कि किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर 84 के दंगों जैसे कोई वारदात हो तो उसके ज़ख्म आसानी से नहीं भरेंगे। मैं दिल्ली में तब छोटा बच्चा था जब ये घटना घटी थी, और जो कुछ दिल्ली की सड़कों पे देखा उस वक्त, वो मैं अभी भी भूल नहीं पाया हूँ। जो सिख समुदाय के साथ गुजरा होगा वो तो कहीं ज़्यादा इंटेंस रहा होगा जी। दिल्ली के कहीं मोहल्लों में सैकड़ों लोग मारे गए, टोटल डेथ्स हज़ारों में थी, और भारत के सबसे बड़े दंगों में माना जाता है। उस वक्त बहुत शर्म की बात है, लेकिन पुलिस भी सियासी दबाव के नीचे एक तरफ खड़ी हुई, बचाव के लिए नहीं आई। तो ऐसे ज़ख्म तो शायद कभी पूरी तरह भरे नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, हकीकत ये भी है कि आज की तारीख दिल्ली में उन्हीं 84 राइट्स के डिसेंडेंट्स बहुत सारे हैं जो जी रहे हैं। हमारे समाज के एक बहुत अहम और वाइब्रेंट पार्ट है। पंजाब में भी काफ़ी हद तक लोग आगे बढ़े हैं। गुस्सा तो अभी भी उन इंसिडेंट्स का बहुत है, लेकिन लोग आगे बढ़े हैं। डायस्पोरा की अजीब बात है कि ये प्रदर्शनों में अगर आप देखोगे कि कौन इनमें आ रहे हैं, इनमें बहुत बड़े पैमाने पे युवक आ रहे हैं। वो मतलब सारे बुजुर्ग नहीं हैं जिनको उस वक्त के घटनाओं की कोई डायरेक्ट जानकारी होगी। एक नई युवक पीढ़ी आई है, और ये युवक पीढ़ी इन इश्यूज़ में क्यों शामिल हो रही है, इसका आंसर मेरे ख्याल से
पंजाब से या इंडिया से नहीं जुड़ा है, लेकिन उनके स्ट्रगल से जुड़ा है। वो अपनी आइडेंटिटी, एक सिख आइडेंटिटी एक वेस्टर्न सोसाइटी में स्थापित करना चाह रहे हैं, असर्ट करना चाह रहे हैं। और ये जो बड़ी घटनाएं हुई हैं वो एक तरह से उनको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री देती हैं, एक सेंस ऑफ ग्रीवेंस देती हैं, और एक अपनी पॉलिटिकल सेपरेटनेस को असर्ट करने की एक माध्यम बन गए हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन कम्युनिटी में, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे इंडियन कम्युनिटीज़ की कोई जॉइंट लीडरशिप कभी पैदा नहीं हो पाई है। और मेरे ख्याल से इसका नतीजा यही है कि हर कम्युनिटी, हर समुदाय की अलग अलग एक लीडर बनी है। और ये जो युवकों को हम देख रहे हैं इन प्रदर्शनों में आते हुए, वो उसका एक टॉक्सिक मतलब साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक कॉन्सिक्वेंस हम मान सकते हैं। जी। अगला सवाल अमन 007 का है। पूछ रहे हैं कि हमने कनाडा में और यूके में निज्जर की हत्या के बाद कई विरोध देखे, क्या इससे खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा मिला है? ये हमारा जो सवाल हमने पूछा था उसी के ही लाइंस पर है, अगर आप बता पाएं। अमन जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो खालिस्तानी डायस्पोरा में रहे हैं उनको डेफिनेटली जोश मिला है, फूंक मिली है इस हत्या से, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा इश्यू मिल गया है जिससे वो कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके पहले बहुत सारे लोग थे जो शायद फेंस सिटर्स थे या चुप रहते थे या थोड़े डिसगस्टेड भी थे कि खालिस्तानी हत्या कर रहे हैं, हिंसा की बातें कर रहे हैं। लेकिन आखिर मतलब अगर इस बात में सच्चाई है कि भारत ने बाहर किसी फॉरेन कंट्री के सिटीज़न को मारा है, तो नेचुरली उन मुल्कों में गुस्सा इस बात का तो होगा ही होगा। अगर आखिर मतलब ऐसे हुआ है कि बाहर से लोग आके इंडिया में लोगों को मारे हैं, सिविलियंस को, हम ऐसे लोगों को दहशतगर्द कहते हैं। और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि बाहर के जो लोग हैं वो इसको एक दहशतगर्दी का ही हिस्सा मानेंगे। अब भारत की जो बात है इस पे, उसमें बहुत वज़न है कि देखो, हम तो कई साल से कह रहे हैं कि निज्जर जैसे लोग खुल के हिंसा की बातें कर रहे थे, दहशतगर्द ग्रुपों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से उसके मारे जाने से इस तरीके से, और क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने और यूएस गवर्नमेंट से भी कुछ इस बारे में बयान आए हैं, उससे इनको बढ़ावा तो मिला है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कुछ वक्त की नाराज़गी है और धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी, जैसे लोग पूरे इशू को अप्रिशिएट करते हैं जी। कि इससे इस मूवमेंट में दोबारा जोश आएगी। और इसमें अब देखना पड़ेगा कि बाहर गुरुद्वारा कमेटियों के इलेक्शन में क्या होता है, चढ़ावा लोग कितना देने लगते हैं, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ये कितने वक्त के लिए खालिस्तानी आगे चला पाते हैं। जी। अगला सवाल है कि खबर आ रही है कि निज्जर की हत्या में आईएसआई का हाथ है, ये कहाँ तक सच है? ये खबर मैंने भी टीवी पे देखी है और एक दो यूट्यूब चैनलों पे। अब देखिए, एक खुफिया वर्ल्ड में हो तो कुछ भी सकता है। आईएसआई मतलब थियरी बना सकते हैं कि आईएसआई ने किया, या थियरी बना सकते हैं कि इसमें चीन का फ़ायदा है इसलिए चीन ने किया। थियरी तो, हाइपोथेसिस तो कुछ भी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किया गया है कि आईएसआई के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या आईएसआई के किसी अफसर इसके पीछे था। जहाँ तक सीसीटीवी वीडियो फुटेज से दिखता है और जहाँ तक गवाहों की बात है, जो लोग आए थे निज्जर को मारने के लिए वो सिख ही थे। यूएस की यूएस के जो फाइव आइज़ की इंटेलिजेंस है उसका इशारा तो साफ सीधा भारत की तरफ है। भारत का मोटिव भी क्लियर है कि निज्जर दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ था, दहशतगर्द ग्रुपों के लिए पैसे रेज़ कर रहा था। बहुत सारे जाने माने दहशतगर्द जो पाकिस्तान में बैठे उनके साथ ताल्लुक अच्छे थे। लेकिन आईएसआई अपने ही एसेट को क्यों ख़त्म करेगा ये समझना मुश्किल है जी। तो मेरे ख्याल से जो ये खबर चला रहे हैं बेहतर है उन्हीं से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगला सवाल शिल्पिका है, पूछ रही हैं कि हम बहुत सुनते हैं कि सिख कट्टरपंथी ग्रुप्स के गैंग वर्ल्ड से बहुत ताल्लुक़ है,
धार्मिक कट्टरपंथी और गुंडों के बीच ये तालमेल कैसे बैठ रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कनाडा में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जगमीत सिंह, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के पार्टी के समर्थक है। जी। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एक एलाई है। और जगमीत सिंह के भाई जो हैं, उनके फोरआर्म पे देखे तो एक बहुत बड़ा टैटू बना हुआ है अच्छा। भिंडरावाले का। अजीब बात यह है कि जबकि जर्नैल सिंह भिंडरावाले तकरीरें देते थे कि सिखों को अपने केश बढ़ाने चाहिए, उनको अमृतधारी रहना चाहिए, यानी मतलब सिख ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन सारे फॉलो करने चाहिए। जगमीत सिंह साहब के भाई के बाल कटे हुए हैं, वो काफ़ी जहाँ तक दिखते हैं वेस्टर्नाइज्ड हैं, कोई ज़्यादा मतलब सिख ट्रेडिशंस से जुड़े हुए नहीं लगते हैं। तो इसमें एक फैसिनेटिंग, वही जो मैं युवक पीढ़ी की बात कर रहा था, वो आती है क्योंकि कई जो यंग खालिस्तानी या खालिस्तान सपोर्टर्स है डायस्पोरा में, जी। वो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव सिख्स हैं। कई सारे इनमें मिलेंगे जो खालिस्तान की बात करते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं रैप म्यूज़िक के माध्यम से या स्पोकन वर्ड पोइट्री के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होंगे या इमेजेस ऐसे होंगे जो मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव लोग पसंद नहीं करेंगे। जी। और कई सारे यही यूथ जो खालिस्तान एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक्सक्यूज़ मी, गैंग वर्ल्ड एक्टिविटी में भी शामिल आपको मिलेंगे। तो गैंग्स जो हैं, जो कोकेन की स्मगलिंग में अब बहुत ब्रिटिश कोलंबिया और कैलिफोर्निया के बीच में जो बहुत पावरफुल हो गए हैं, जी। या एक्सटॉर्शन में और बाकी चीज़ों में, वही गैंगस्टर्स खालिस्तानी एक्टिविटी में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। हो सकता है उसकी एक वजह पैसा है, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि गन्स और गैंगस्टरिज्म का एक मचिज्मो होता है जो यूथ को काफ़ी अपील करता है। सिर्फ ये कहना कि मैं गैंगस्टर हूँ, क्रिमिनल हूँ, वो किसी को पसंद नहीं आता। गैंगस्टर विथ अ कॉज हमेशा मतलब बेहतर लगता है लोगों के लिए। और ये बहुत युवक जो शायद अपने कम्युनिटी में अदरवाइज़ मार्जिनलाइज हो जाए या कम्युनिटी से रिजेक्ट हो जाए, वो लेजिटिमेसी खोजते हैं कि नहीं, देखो हम सिर्फ क्रिमिनल नहीं हैं या स्मगलर नहीं हैं, हम अपने कौम के लिए, हम अपने मज़हब की हिफाजत के लिए कुछ कर रहे हैं। और इस तरह वो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश करते हैं। पंजाब में भी ये काफ़ी दिखेगा कि जबकि हम कहते हैं कि पंजाब में टेररिज्म की लहर है, ये कभी कभी कहा जाता है, ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं है। जो थोड़े बहुत दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हैं पंजाब में, उनमें से 99% पिछले दशक में गैंगस्टर से ही किए गए हैं, यानी किराए के गैंगस्टर से, ना कि कोई आइडियोलॉजिकली कमिटेड खालिस्तानी से। जी। तो एक तरह से खालिस्तान का कॉज जो है, जो पहले बहुत रिलीजियस कॉज था, कंजर्वेटिव कॉज था, अब एक तरह से वो गैंगस्टर सब कल्चर का हिस्सा बन गया है। प्रवीण, अगला सवाल रमेश का आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि जबकि कनाडा में सिख सिर्फ आबादी के 2.1% हैं, इसके बावजूद वहाँ के लीडर सिख कट्टरपंथी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? ये अगेन बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन है। इसके दो ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट्स देते हैं। एक ये है कि जबकि सिख कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी है, 2.1% ऑफ द पॉपुलेशन आखिर कुछ भी नहीं है जी। वो कुछ सीटों में उसकी इन्फ्लुएंस बहुत है। तो ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो एरिया में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सिख आबादी है, वहाँ के सीट्स पे इन्फ्लुएंस है। टोरंटो में काफ़ी सिख वोटर हैं, तो कुछ एरियाज़ में उनका बहुत असर पड़ता है। जी। और ये इंडिया में भी हम देखते हैं कि कुछ कास्ट या कुछ मज़हब, कुछ एरियाज़ में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए पॉलिटिशियंस उनको उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए, उनको खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जी। दूसरा, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कनाडा में कैंडिडेट्स जो होते हैं किसी भी सीट के लिए, वो लोकल पार्टी इलेक्शन से चुने जाते हैं, ना कि किसी पार्टी के हाई कमांड से। और लोकल पार्टी का नेचुरली फिर इम्पोर्टेंस बहुत होता है। अब लोकल पार्टी कैंडिडेट जो बनना चाहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
उनको भी पैसे चाहिए कैंपेनिंग के लिए, उनको भी पैसे चाहिए मतलब अपने सपोर्ट बेस बनाने के लिए और आगे कैंपेन लड़ने के लिए। और कुछ सिख लॉबिंग ग्रुप्स हैं जो इस खेल में बहुत तेज़ रहे हैं जी। तो कैंडिडेट्स पे इन्फ्लुएंस लगाने के लिए। अब ये हमें इससे ये समझना नहीं चाहिए कि जो मेरे ख्याल से भारत में काफ़ी गलती की जाती है कि सारे सिख प्रो खालिस्तान हैं या सारे सिख देयरफॉर इंडिया से के अगेंस्ट हैं। इसी कनाडा में आपको बहुत सारे लीडर जैसे उज्जवल दोसांझ जैसे मिलेंगे जो बहुत वोकली प्रो इंडियन रहे हैं। ऐसे फिगर्स मिलेंगे जैसे तारा सिंह हेयर थे जो असैसिनेट किए गए थे क्योंकि खालिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उनका लड़का डेव हेयर फिर बाद में कैनेडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी प्रोमिनेंट भी था कुछ वक्त के लिए। तो एंटी खालिस्तान सिख्स भी बहुत सारे हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी हैं बहुत सारे सिख्स जो खालिस्तान को अपोज करते हैं। लेकिन जनरली हमने देखा है कि जो फनेटिकल ग्रुप्स हैं वो कुछ गुरुद्वारा कमेटीज़ पे अपना कब्ज़ा कर पाए हैं और वहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए हैं जी। शायद ये सारे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के साथ होता है क्योंकि नेचुरली लोग जो बहुत कट्टरपंथी होते हैं या बहुत ज़्यादा अपने धर्म का दिखावा करते हैं वो मंदिरों से या मस्जिदों से या गुरुद्वारों से राब्ता ज़्यादा रखते हैं, जबकि लोग जो मॉडरेट होते हैं शायद कम पैसा देते हैं और कम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं और नेचुरली फिर उनका इन्फ्लुएंस रिलीजियस ग्रुप्स में कम रहता है। जी जी। प्रवीण, अगला सवाल कार्तिकेय भारद्वाज का है। इन्होंने दरअसल हमें पिछले हफ्ते ये सवाल भेजा था, ये रह गया था। वो पूछ रहे हैं कि क्या इतिहास में ऐसा कभी पहले हुआ है कि जहां एक राष्ट्र प्रमुख ने सिर्फ आरोपों के आधार पर दूसरे देश पर फिर से सारी बंदूकें तान दी हो? क्या कभी ट्रूडो सरकार मानेगी कि उनसे गलती से मिस्टेक हो गई? अब ट्रूडो सरकार क्या मानेगी या नहीं मानेगी ये मैं कह नहीं सकता ना। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि इसमें ट्रूडो साहब सही कह रहे हैं कि भारत सही कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है क्योंकि कई किस्से इतिहास में हुए हैं जब पहले ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं किसी इंटेलिजेंस सर्विस को इन्वॉल्व करते हुए, लेकिन कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने या हेड ऑफ स्टेट ने किसी दूसरे कंट्री के पे आरोप लगाए हैं सबूत के बिना। तो इसके 2-3 किस्से हम पिछले सालों में ही देख सकते हैं। जब जमाल खशोगी जो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिस्ट थे, सऊदी डिसिडेंट थे, जब वो मारे गए टर्की में सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट के अंदर जी। तो टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा अनयूजुअल काम किया कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑपेड लिखा। अच्छा। सऊदी अरेबिया को ब्लेम करते हुए, बात वहीं से निकली थी। लेकिन अपने ऑपेड के प्रूफ में उनने वीडियो इमेजेस दिखाए कि जमाल खशोगी इस्तांबुल में जो टर्की का कॉन्सुलेट था उसके अंदर गए और कभी वापस नहीं आए, और अपनी खुफिया एजेंसी के शायद रिकॉर्डिंग्स भी निकाले जिससे जमाल खशोगी के कॉन्सुलेट के अंदर जो बातें हुई थी वो बाहर निकली। शायद टर्की की खुफिया सर्विसेज सऊदी अरेबिया के एक कॉन्सुलेट को बग कर रहे थे, लेकिन वो बातें पेश की गई। उसके पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक किस्सा हुआ था जहां एक पैलेस्टीनियन लीडर वहां मारे गए थे। उस वक्त जबकि डायरेक्टली यूएई के पुलिस चीफ ने इज़राइल का नाम नहीं लिया, एक खुफिया एजेंसी की जिक्र की और ये सीसीटीवी फुटेज पेश की कि 11 लोग जो उस हत्या में शामिल थे उन सब के फ़ोटो दिखाए, वीडियो दिखाया, इंसिडेंट के प्रूफ्स दिखाए, इनके पासपोर्ट्स जो जाली पासपोर्ट्स थे वो भी पब्लिक में पेश किए। तो बहुत जिम्मेदारी से वो आरोप पेश किया गया था। और अगर इतिहास में पीछे जाएं तो एक फेमस इंसिडेंट था जहां फ्रांस के खुफिया एजेंट्स ने न्यूजीलैंड में एक ग्रीन पीस नाम की एनवायरमेंटल संस्था के एक बोट को उड़ा दिया था जो फ्रांस के न्यूक्लियर टेस्ट को पब्लिसाइज कर रही थी जो पैसिफिक ओशन में हो रहे थे। उस वक्त न्यूजीलैंड ने फ्रांस के 2 एजेंट पकड़े थे, लेकिन पकड़ने के बाद ही ये आरोप लगाया कि ये फ्रांस के एजेंट है और उनकी जेल की सज़ा 2 साल की हो गई थी।
एक फेमस इंसिडेंट था यूनाइटेड किंगडम में, जहां रूस के एजेंटों ने एक रशियन डिसिडेंट को, जो फॉर्मर रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिन्होंने रूस के साथ गद्दारी की थी और यूके का समर्थन किया था, उनको जहर पिला दिया था और वो मर गए थे। लेकिन उसकी पूरी पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हुई, और वो पार्लियामेंट्री इंक्वायरी में जो जो सबूत सामने आए फिर वही पब्लिक में पेश किए गए, और उसके बाद ही व्लादिमीर पुतिन पे, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पे और रूस पे इल्ज़ाम पब्लिक में लगाए गए। तो इस बार तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने सबूत की बात छोड़िए, ये भी नहीं कहा कि इतना भी नहीं कहा कि उनके पास एक्चुअल कोई सबूत है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। अब क्रेडिबल एलिगेशंस, अपूर्वा आप तो जानते हैं क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। और ये भी कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एविडेंस है, ये भी कहा गया कि अगर ये एलिगेशंस प्रूव किए जाएं तो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न होगा। लेकिन ये कौन प्रूव करेगा, क्या ये प्रूफ आगे पेश किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो डेफिनेटली एक बहुत अनयूजुअल बात है, और मेरे ख्याल से अगर भारत इतना कहे कि सबूत के बिना ऐसे आरोप नहीं पेश किए जाने चाहिए, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।